नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर पॉडकास्ट एम्स डॉक टॉक्स। मैं हूं डॉक्टर राकेश कुमार, सीनियर रेजिडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ जनरल मेडिसिन एम्स जोधपुर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंडीशन के बारे में जो बहुत ही कॉमन है लेकिन बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है। आप लोगों ने अपने जीवन में इसके बारे में ज़रूर सुना होगा और कुछ लोगों ने अनुभव भी किया होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माइग्रेन की। क्या माइग्रेन जानलेवा है? बिना दवाइयों के एक मरीज अपने माइग्रेन के अटैक से कैसे बच सकता है? कुछ खाने पीने की भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके कारण माइग्रेन का अटैक आ सकता है। माइग्रेन का दर्द हमेशा सर के एक हिस्से में होता है। मैं स्वागत करता हूं इस पॉडकास्ट में डॉक्टर विकास ढाका का, जो सीनियर रेजिडेंट हैं एम्स जोधपुर में साइकेट्री डिपार्टमेंट में। डॉक्टर विकास, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद डॉक्टर राकेश। आज हम डिस्कस करेंगे माइग्रेन से संबंधित उन सभी सवालों के बारे में जो आमतौर पर जनता के दिमाग में होते हैं। तो डॉक्टर विकास, आप सबसे पहले आप हमें बताइए कि ये माइग्रेन होता क्या है और ये कैसे होता है? माइग्रेन की बात करें तो माइग्रेन भी सरदर्द का ही एक प्रकार है जिसमें मरीज को आमतौर पे बहुत तेज सरदर्द होता है। अगर अपन माइग्रेन के कारण की बात करें कि माइग्रेन क्यों होता है, तो इसमें जो मरीज है उसके ब्रेन में या दिमाग में कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो ब्रेन में उपस्थित जो अपनी ब्लड वेसल्स हैं या जिनको खून की नसें बोलते हैं, उसमें कुछ ऐसे परिवर्तन लेके आते हैं जिसके कारण मरीज को सरदर्द महसूस होता है। साथ ही जो माइग्रेन के अन्य लक्षण हैं वो भी मरीज को महसूस होते हैं। तो माइग्रेन की जो समस्या है वो किस उम्र के लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है? माइग्रेन की जो समस्या है वो आमतौर पे 20 से 45 साल के जो मरीज़ हैं उनमें ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 20 साल से पहले या 45 साल के बाद में माइग्रेन की दिक्कत देखने को नहीं मिल सकती है। 20 साल से पहले भी माइग्रेन हो सकता है और 45 साल के बाद भी माइग्रेन हो सकता है। लेकिन जो मरीज़ 50 साल या उससे ज़्यादा की उम्र का कोई इंसान है, उसको पहली बार कोई अगर सीवियर हेडेक का अटैक आया तो अपने को सबसे पहले माइग्रेन ना सोच के माइग्रेन जो सरदर्द के अन्य कारण हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि दिमाग में कोई गांठ हो सकती है, या फिर दिमाग में कोई ब्लड वेसल है या खून की नली कोई फट गई है उसके कारण, या दिमाग में कोई खून का धब्बा बन गया उसके कारण भी तेज सरदर्द हो सकता है। तो सबसे पहले इन कारणों को पहचानना जरूरी होता है। तो ऐसे मामलों में आप तुरंत चिकित्सक की सलाह लें। अगर आपको चिकित्सक MRI या CT स्कैन एडवाइस करवाता है तो तुरंत आप CT स्कैन MRI करवाएं। ये कारण कई बार जानलेवा भी हो सकते हैं। तो डॉक्टर विकास, आप हमारे ऑडियंस को बताइए कि माइग्रेन के लक्षण क्या होते हैं और माइग्रेन के लक्षण बाकी जो सरदर्द के कारण हैं उनकी तुलना में कैसे अलग होते हैं? अपन माइग्रेन के लक्षणों की बात करें तो सबसे पहले अपने को ये समझना ज़रूरी है कि माइग्रेन होता है वो एपिसोडिक होता है। एपिसोडिक का मतलब होता है कि माइग्रेन आपको रोज़ रोज़ माइग्रेन के अटैक्स नहीं आएंगे। आमतौर पे माइग्रेन के अटैक जैसे कई लोगों को सप्ताह में एक बार आता है, कईयों को महीने में एक बार आता है, कईयों को ऐसे होता है कि महीने में भी 4 से 5 एपिसोड आ सकते हैं। तो ये एपिसोडिक होता है, डेली हेडेक नहीं होता है इसमें। माइग्रेन का जो सरदर्द होता है वो थ्रोबिंग टाइप का होता है। इसको आम भाषा में चबके लगना बोलते हैं, कई जगह इसको खोबा लगना ऐसे भी बोला जाता है। माइग्रेन में जब सरदर्द होता है तो मरीज जैसे तेज़ रोशनी में जाता है या कोई उसको तेज़ आवाज़ सुनाई देती है तो उसको बहुत इरिटेशन होता है, और ऐसे मरीज एकदम शांत वातावरण में, एकदम अंधेरे वाले वातावरण में रहना प्रीफर करते हैं। और इसके साथ कई मरीजों में उल्टी का समन होता है सरदर्द के साथ। कई मरीजों को ऐसा होता है कि सरदर्द के साथ उल्टी भी होती है। कई मरीजों में अपने को डिजीनेस महसूस होती है या थोड़े चक्कर से महसूस होते हैं कि चक्कर आ रहे हैं। माइग्रेन के कुछ मरीजों में क्या होता है कि जब सरदर्द होता है उससे कुछ देर पहले, जैसे 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले, कुछ मरीजों को ऐसे लक्षण आते हैं कि उनको एक आइडिया लग जाता है कि उनको आज हेडेक का एपिसोड आने वाला है या माइग्रेन का अटैक आने वाला है। ये लक्षण हो सकते हैं जैसे कि मरीज को आंखों के सामने काले धब्बे दिखाई देना, मरीज को बहुत तेज़ रोशनी दिखाई देना, या उनको आंखों के सामने ऐसे लाइनें दिखाई देती हैं। कई मरीजों को बहुत चिड़चिड़ापन होने लगता है, कई मरीजों को स्किन में चुभन सी महसूस होने लगती है। इन सबको ओरा बोलते हैं। ये सब मरीजों में नहीं होते, कुछ मरीजों में ओरा मिलता है, कुछ में नहीं मिलता। तो जैसा कि आपने बताया कि पेशेंट को माइग्रेन के अटैक्स आते हैं, हफ्ते में 1 आना, महीने में 1 या 2 आना। आप ये बताइए कि ऐसे क्या ट्रिगर्स हैं या प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं जिनके कारण माइग्रेन का अटैक आ सकता है? दोस्तों, इन ट्रिगर्स के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप अपने ट्रिगर्स को पहचानते हैं तो आप काफ़ी हद तक अपने माइग्रेन के अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं। माइग्रेन के बहुत सारे ट्रिगर्स हो सकते हैं। अपन आज कॉमन ट्रिगर्स की बात करेंगे। बहुत सारे कॉमन ट्रिगर्स हैं जो बहुत सारे मरीजों में देखने को मिलते हैं। उनमें से नंबर 1, बहुत लंबे टाइम तक भूखे रहना। जैसे कि आप ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हो बार बार,
आप जैसे महिलाएं जो व्रत रखती हैं उस दिन उनके माइग्रेन के अटैक आने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही ज़्यादा स्ट्रेस के कारण, ज़्यादा तनाव के कारण भी माइग्रेन का अटैक आ सकता है। डिहाइड्रेशन के कारण माइग्रेन का अटैक आ सकता है, जैसे कि आप पानी बहुत कम पी रहे हो, ज़्यादा अपने फिजिकल वर्क कर रहे हो, पानी आपने बहुत कम पिया, तो उसके कारण भी माइग्रेन का अटैक आ सकता है। इसके साथ ही अगर मरीज़ अपनी दिनचर्या में बहुत ज़्यादा चेंजेस करता है, जैसे कि अपने सोने और जागने के समय को बार बार चेंज करता है, दिन में बहुत फ्रिक्वेंटली ट्रेवल करता है, तो इसके कारण भी माइग्रेन का अटैक आ सकता है। तो क्या खाने पीने की भी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे माइग्रेन का अटैक प्रेसिपिटेट हो सकता है? जी डॉक्टर राकेश, कुछ खाने पीने की भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके कारण माइग्रेन का अटैक आ सकता है। जैसे आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी या चाय का सेवन करते हैं, आप बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ का सेवन करते हैं, या आप बहुत ज़्यादा खट्टे फल खाते हैं जैसे नींबू है, आंवला है, इनके कारण भी कुछ मरीजों में माइग्रेन का अटैक आ सकता है। इसके साथ साथ ही अगर आप एल्कोहल का सेवन करते हैं या स्मोकिंग करते हैं तो इनके कारण भी कुछ मरीजों में माइग्रेन का अटैक प्रेसिपिटेट हो सकता है। इसके साथ ही तेज़ रोशनी में जाने से, तेज़ आवाज़ वाले माहौल में जाने से या फिर तेज़ स्मेल के पास जाने से भी कुछ मरीजों में माइग्रेन का अटैक प्रेसिपिटेट हो सकता है। इसके साथ ही कुछ केसेस में हमने देखा है कि जो महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं उनमें भी माइग्रेन का अटैक प्रेसिपिटेट हो सकता है। डॉक्टर विकास, आप हमारे ऑडियंस को बताइए कि माइग्रेन के अटैक से कैसे बचा जा सकता है, खास करके बिना दवाइयों के एक मरीज अपने माइग्रेन के अटैक से कैसे बच सकता है? माइग्रेन के अटैक से बचाव के लिए सबसे पहले अपने को जो माइग्रेन का ट्रिगरिंग फैक्टर है या जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है उसको पहचानना सबसे ज़रूरी होता है। इस चीज़ में आपकी जो सबसे अच्छी मदद करती है वो होती है हेडेक डायरी। इसमें आपको जनरली ये लिखना होता है कि जैसे महीने में मेरे को 4 अटैक आए तो उन 4 दिनों की पूरी डिटेल लिखनी होती है कि बाकी दिनों की तुलना में इन दिनों में हमने क्या क्या अलग किया, क्या क्या गलतियां करी, या इन दिनों में हमने कौन कौन से ट्रिगरिंग फैक्टर को फेस किया, वो सब उस डायरी में लिखना होता है। तो आप ऐसा रेगुलरली 1 या 2 महीने तक करते हैं तो आपको आपका एक ट्रिगरिंग फैक्टर मिल जाता है। उसको आप दूर करोगे तो माइग्रेन के अटैक काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। जो सिर दर्द की जो तीव्रता थी, जो इंटेंसिटी थी, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो डॉक्टर विकास, आप हमें बताइए कि आमतौर पर माइग्रेन के मरीजों में आप कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं? इसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी दवाई जो माइग्रेन के लिए दी जा रही है वो आप बिना चिकित्सक की सलाह के ना लें। माइग्रेन के पेशेंट्स में 2 तरीके से हम इलाज करते हैं। एक तो जब माइग्रेन का अटैक आता है तो उस अटैक को टर्मिनेट करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। दूसरा प्रोफाइलेक्सिस के लिए। सबसे पहले अगर माइग्रेन का किसी को अटैक आया तो उसमें जो आमतौर पे जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो पैरासीटामोल हो गई, नेप्रोक्सेन, डाइक्लोफिनेक, ये सब दवाइयाँ दी जाती हैं। ये एक्यूट अटैक की कंडीशन में काम करती हैं और माइग्रेन का जो अटैक है उसको टर्मिनेट कराने में हेल्प करती हैं। तो जैसा कि डॉक्टर विकास ने बताया कि आमतौर पर माइग्रेन का अटैक को ट्रीट करने के लिए पेन किलर्स का यूज़ होता है। दोस्तों, इन पेन किलर्स के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि लंबे समय तक पेन किलर्स लेने से गुर्दे पर भी असर पड़ सकता है, आपके पेट में भी छाले हो सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप पेन किलर लें तो अपने नज़दीकी किसी भी डॉक्टर से, कोई फिजिशियन हो, न्यूरोलॉजिस्ट हो या फिर कोई साइकेट्रिस्ट हो, उनसे कंसल्ट ज़रूर करें। तो जैसा कि डॉक्टर विकास आपने बताया कि माइग्रेन के एक्यूट अटैक को ट्रीट करने के लिए आप पेन किलर्स आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। आप हमें बताइए कि माइग्रेन के अटैक को बचाने के लिए आप कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं? माइग्रेन के अटैक को प्रिवेंट करने के लिए कुछ मरीजों में प्रोफाइलेक्सिस दिया जाता है। ये सब मरीजों में ज़रूरत नहीं होती। जिन मरीजों में माइग्रेन के अटैक बहुत कम आ रहे हैं उन मरीजों में प्रोफाइलेक्सिस की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे मरीज जिनमें 1 महीने में 4 या 4 से ज़्यादा माइग्रेन के अटैक आ रहे हैं, उनको रोकने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए प्रोफाइलेक्सिस दिया जाता है। इसमें जनरली जो दवाइयाँ अपन आमतौर पर सुनते हैं वो एमिट्रिप्लिन है, प्रोपेनोल है, फ्लूनारिजीन है, ये सब दवाइयाँ दी जाती हैं। ये दवाई भी आप चिकित्सक के परामर्श के बिना ना लें। सोशल मीडिया पे और आम जनता के बीच में भी माइग्रेन से संबंधित ऐसे बहुत सारे मिथ हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन मिथ में कितनी सच्चाई है। डॉक्टर विकास, आप सबसे पहले हमें बताइए, क्या माइग्रेन जानलेवा है? माइग्रेन बिल्कुल भी जानलेवा नहीं है। इसमें सरदर्द बहुत तेज़ होता है लेकिन माइग्रेन के कारण किसी की जान नहीं जाती। ओके। क्या माइग्रेन का सरदर्द हमेशा सर के एक ही हिस्से में होता है? आमतौर पे ये होता है कि माइग्रेन का जो सर दर्द है वो सिर के एक हिस्से में ही होता है, लेकिन कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जिनमें सिर के दोनों हिस्सों में भी दर्द होता है। क्या माइग्रेन के सभी मरीजों में हमें सीटी स्कैन या एमआरआई कराने की ज़रूरत है? नहीं, माइग्रेन के डायग्नोसिस के लिए सीटी स्कैन और एमआरआई की ज़रूरत नहीं होती। ये एक डॉक्टर का क्लिनिकल जजमेंट होता है। अगर डॉक्टर को लगता है कि कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपको दूसरे सर दर्द की तरफ इंडिकेशन करते हैं जो जानलेवा हैं, तब अपने को सीटी स्कैन और एमआरआई की ज़रूरत होती है, वरना अपने को सीटी स्कैन और एमआरआई की माइग्रेन के लिए एज सच ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों, माइग्रेन को लेकर ज़्यादा घबराएं ना, ज़्यादा पैनिक ना हो। ये भी एक आम बीमारियों की तरह ही है।
आप समय रहते चिकित्सक से सलाह लें। जो चिकित्सक आपको एडवाइस करे उनको फॉलो करें, जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें उनको टाइम से लें और आराम से एक रिलैक्स लाइफ जिए। अपने ट्रिगर्स हैं उनको पहचान के उनको दूर करने की कोशिश करें। टाइम से सोना, टाइम से जगना, अच्छे से पानी पीना और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना, टाइम से योगा करना, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करना, ये सब अपनी दिनचर्या में शामिल करें तो इससे माइग्रेन में काफ़ी आपको सुधार मिलेगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट माइग्रेन के बारे में। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। माइग्रेन से संबंधित या फिर किसी भी और बीमारी से संबंधित अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आगे आने वाले पॉडकास्ट में भी हम ऐसे ही बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से माइग्रेन से संबंधित आपके दिमाग में जो सवाल थे उनका आपको सही और साइंटिफिक जवाब ज़रूर मिला होगा। और फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में जिसमें हम हेल्थ से रिलेटेड और भी इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे साइंटिफिक वे में। थैंक यू सो मच।